हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के केमिस्ट्री में चैप्टर 1 की बात करेंगे, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, जब भी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर किसी न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं तो इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी दो चीज़ मिक्स होती है तो उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है जिससे कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो नया सब्सटेंस मिला है इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इट कैंट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, अब देखते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो जब भी हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें एक तो जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और उनकी केमिकल रिएक्शन की वजह से जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब भी दो सब्सटेंस आपस में मिक्स होकर किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती हैं तो इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में उसको हम कहेंगे रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से हम समझें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। ठीक है, तो इसमें जो मैग्नीशियम है इसको एज अ हमने रिवन यूज किया है, तो इसमें मैग्नीशियम प्लस जो ऑक्सीजन होगा ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, तो इनको हम कहेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, अब ये जो सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है बाय द मिक्सिंग ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए, तो जब भी दो सब्सटेंस आपस में मिक्स करते हैं, कभी भी जब दो सब चीज़ें आपस में मिक्स करेंगी तो उनमें क्या होगा, कुछ केमिकल चेंजेस होंगे उनके अंदर जिसकी वजह से एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जब भी दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करती हैं तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनकी वजह से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी रिएक्शन में हमें इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिल गया, किसी में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया, किसी में कलर चेंज हो गया, किसी में टेम्परेचर में चेंज देखने को मिला, और किसी में हमें स्टेट में चेंज देखने को मिला है। ठीक है, तो हम इन एक एक रिएक्शंस को हम एक एक एग्जांपल को समझते हैं, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक हमारे पास फ्लास्क है। ठीक है, फ्लास्क है, इसमें हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले रखे हैं। ठीक है, ये फ्लास्क है, इसमें हमने जिंक ग्रैन्यूल्स को डाला हुआ है। जिंक ग्रैन्यूल्स डालने के बाद में इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें ऐड करेंगे। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रैन्यूल से रिएक्ट करेगी वैसे ही क्या होगा, गैस का इवोल्यूशन होने लगेगा। ठीक है, जैसे ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ में रिएक्ट करेगी वैसे ही हाइड्रोजन गैस की बबल्स फॉर्म होने लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग दो सब्सटेंस लेते हैं, एक तो हम लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड, दूसरा हम लेते हैं लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो जब भी हम पोटेशियम आयोडाइड में लेड नाइट्रेट ऐड करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा जिससे कि जो हमारा वाटर होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो येलो कलर का हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो जब पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन लेड नाइट्रेट के साथ में होगी तो फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ठीक है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज येलो पीपीटी। ठीक है, येलो पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट है ये दोनों रिएक्टेंट हैं जो कि एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे जो लेड आयोडाइड फॉर्म हो रहा है ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड रिएक्शन देखते हैं, दैट इज चेंज इन कलर। ठीक है, कलर में चेंज हमें किस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब हैं, एक टेस्ट ट्यूब जो है उसमें ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है। ठीक है, देख सकते हैं जैसे कि पहली जो टेस्ट ट्यूब है इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है जो कि ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, जैसे ही इसमें हम
सल्फर डाइऑक्साइड पास करवाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट में, जैसे ही हम सल्फर डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे वैसे ही जो ऑरेंज कलर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन कलर में, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेंज इन कलर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रिएक्टेंट का कलर है जैसे ही प्रोडक्ट बनता है तो उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन की वजह से, ठीक है। फोर्थ हम देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में किस तरीके से चेंज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि एक ये हमारे पास फ्लास्क है, इसमें क्विक लाइम है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड इसमें है। जब क्विक लाइम में हम वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है, जब क्विक लाइम में हम वाटर को ऐड करेंगे तो क्विक लाइम प्लस वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे और साल्ट लाइम का फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब जैसे ही साल्ट लाइम में जो हमारा क्विक लाइम है वो कन्वर्ट होगा साल्ट लाइम में आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर, वाटर के साथ में रिएक्ट करने के बाद में ये साल्ट लाइम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा फ्लास्क होगा ये हॉट हो जाएगा, ठीक है, जो ये बीकर होगा वो हॉट हो जाएगा और टेम्परेचर जो होगा वो इसका इंक्रीज होने लगेगा। तो इस तरीके से हमें टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो क्विक लाइम और वाटर की रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, साल्ट लाइम बना, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे हम चेंज इन टेम्परेचर देख सकते हैं। इसके बाद में हम फिफ्थ देखते हैं चेंज इन स्टेट, कि स्टेट में किस तरीके से चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। देखो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं कैंडल का, ठीक है। जब कैंडल बर्न होती है, जब जैसे ये कैंडल है तो ये सॉलिड स्टेट में, जब ये मेल्ट, जैसे ही इसको हम बर्न करेंगे, इसको जलाएंगे तो ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी और कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। तो ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में हम चेंज इन स्टेट को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा, तो मतलब जब भी दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन की वजह से गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है, कलर का चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज देखने को मिल सकता है और चेंज इन स्टेट भी हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं केमिकल इक्वेशंस। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन किस तरीके से हम फॉर्म करते हैं, किस तरीके से उसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट, इट इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन। कहने का मतलब क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स और सब्सटेंस के फॉर्मूला की हेल्प से उसको हम लिखते हैं, तब उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल पहले देखा था, जब हम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, मतलब मैग्नीशियम को जब बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम को हमने लिख रखा है सिंबल्स के फॉर्म में, ठीक है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, ठीक है, और गिव्स आउट MgO, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये एक केमिकल इक्वेशन बन गई, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अब ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसको हमने सिंबल्स और फॉर्मूला के फॉर्म में इसको हमने लिख दिया है, तो ये हो गई एक, ये बन गई हमारी एक इक्वेशन, ठीक है। इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड रिएक्शन क्या होती हैं, ठीक है। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड रिएक्शन क्या होती है, हमने जो भी केमिकल इक्वेशन लिखी है उसको हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। A balanced chemical equation has an equal number of atoms of different element in the reactant and product, ठीक है। अब बैलेंस रिएक्शन क्या होता है, देखो हमने पहले समझ रखा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस होते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और उनसे मिलकर जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें ये है, तो इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस है वो क्या है, जिंक है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये हो गई रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब है कि जितने एलिमेंट, जितने एटम रिएक्टेंट्स में हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट में होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि Zn रिएक्टेंट में एक है, ठीक है, और प्रोडक्ट में Zn कितना है, एक ही प्रोडक्ट में भी एक Zn है, तो ये इक्वल हो गया, ठीक है। वैसे ही हम देखेंगे हाइड्रोजन एटम का, तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 हैं, तो ये बैलेंस है, ठीक है।
आप देखेंगे ये SO4, ठीक है। तो SO4 प्रोडक्ट में कितना है, 1 है, और सॉरी रिएक्टेंट में कितना है, SO4 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, तो ये इक्वल है। तो बैलेंस का मतलब है कि जितने एटम रिएक्टेंट में होंगे उतने ही एटम्स प्रोडक्ट में होने चाहिए, ठीक है। तो ये होता है बैलेंस्ड, ये होती है बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। देखो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। अब जैसे कि हमारा रिएक्टेंट है तो इसमें डिफरेंट एलिमेंट हैं, Zn अलग हो गया, हाइड्रोजन हो गया, SO4 हो गया, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि जितने एटम्स, जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जितने एटम रिएक्टेंट्स में होंगे उतने ही इक्वल नंबर में प्रोडक्ट में होने चाहिए, तब वो रिएक्शन बैलेंस मानी जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, हम रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, तो हम ये देखेंगे, जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है क्लास 9th में पढ़ रखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें एक रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है मतलब कि जो भी मैटर होता है वो ना तो कभी डिस्ट्रॉय होता है ना तो फॉर्म होता है, ठीक है। तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी मैटर होता है वो ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। तो वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की हमें क्या ज़रूरत पड़ गई, द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो मैटर होता है वो ना ही डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट होता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है एक केमिकल रिएक्शन में। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, दोनों में सेम होने चाहिए, ठीक है। इस वजह से हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि अनबैलेंस रिएक्शन क्या होता है। तो बैलेंस का अगर हम उल्टा कर देंगे तो वही अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो अनइक्वल हों, तब उसको हम अनबैलेंस रिएक्शन कहते हैं। एन अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो सेम ना हो, अनइक्वल हो, तब उसको हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये रिएक्शन है Fe+S2 गिव्स आउट Fe3O4+S2, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके का करेंगे। एक साइड हम टेबल बनाएंगे, तो एक साइड हम एलिमेंट को लिखेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को लिखेंगे, ठीक है। अब एलिमेंट्स हम देखेंगे कौन कौन से लिए हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा रिएक्टेंट है तो इसमें एक Fe एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है। तो हमारा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में Fe की नंबर कितना है, Fe की नंबर कितना है, तो Fe इधर रिएक्टेंट में 1 है तो हम 1 लिखेंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट में Fe कितना है, 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही हम हाइड्रोजन का देखेंगे, तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे, प्रोडक्ट में कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे। तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है, दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों साइड इक्वल नंबर में है। अब हम ऑक्सीजन को देखेंगे, तो रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन वो कितना है, 1 है, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ठीक है। तो अब हम किस तरीके से बैलेंस करें, अब हमें क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इक्वल करना है। मतलब कि अगर Fe प्रोडक्ट में 3 है तो रिएक्टेंट में भी 3 होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट लगाने से क्या हो जाएगा कि फिर इनके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट के अंदर कोई चेंज नहीं। तो केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करेंगे इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है।
अब क्या होगा, ब्रैकेट लगाने से क्या होगा कि इन ब्रैकेट्स के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो भी चेंज होगा ब्रैकेट के बाहर हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे कि Fe है, ठीक है। Fe का रिएक्टेंट में एक मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट में कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल है। अब हमें कुछ भी करके इनको बैलेंस करना है, मतलब कि बराबर करना है, ठीक है। मतलब कि जितना Fe इधर होगा उतना ही Fe इधर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 3 Fe है, तो हम क्या करेंगे कि इस साइड 3 Fe का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया कि इधर एलिमेंट लिख लिए, इधर रिएक्टेंट लिख लिए। अब हमें क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस करना है, ठीक है। तो Fe का जो रिएक्टेंट में 1 मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट में 3 मॉलिक्यूल है, इन दोनों को हमें बैलेंस करना है। तो अगर हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो Fe होगा वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो Fe बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 हैं, प्रोडक्ट में भी 2 हैं, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, 1 है, प्रोडक्ट में 4 है, ठीक है। तो अब हम ऐसा क्या करें, जो ऑक्सीजन है वो दोनों बैलेंस हो जाए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 4 का हम मल्टीप्लाई कर दें रिएक्टेंट में तो हम जो ऑक्सीजन होगा वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इसको हमने रिएक्शन को फिर से लिख लिया Fe प्लस H2O, ठीक है। तो हमने क्या किया, रिएक्टेंट में Fe का 3 का मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे हमने 3 Fe लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 कर दिया, 3 Fe हो गया। तो Fe क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में हम ऑक्सीजन को देखते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 4 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 3 लिख लिया, ठीक है। 3 लिख लिया तो इधर हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8, मतलब 8 जो होंगे हाइड्रोजन, 8 इधर हो जाएंगे, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी हाइड्रोजन जो होगा वो 8 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या हुआ, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है, और इधर तो है ही 4, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, 3 Fe हो गया प्लस 4 H2O हो गया, ठीक है। गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4 H2। तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब एक हम सिंपल रिएक्शन को देखते हैं, Mg प्लस O2, ठीक है। Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 ही था, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 Mg हो जाएंगे और 2 O हो जाएंगे, ठीक है। तो इधर भी हम 2 लिख देंगे, ठीक है। तो 2 Mg इधर हो गया, 2 Mg इधर हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, 2 इधर हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो बेसिकली 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो इन सारी रिएक्शंस को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कि किन्हीं 2 चीज़ों को कंबाइन करना, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब हम दो सब्सटेंस को आपस में कंबाइन करते हैं, जब हम 2 सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं और फिर वो दोनों मिलकर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 2 सब्सटेंस हैं A एंड B, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को किस तरीके से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम ऐसे पहचान सकते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, जब 2 सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे तब उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये एग्जांपल Mg प्लस O2, ठीक है। Mg प्लस O2 मिल करके MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में हम 2 सब्सटेंस ले रहे हैं, दैट इज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये दोनों सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, तब उसको हम कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। जहाँ पे 2 सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है।
those reaction in which two or more substance combine to form a single substance are called as combination reaction। ठीक है, तो मतलब वो रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, जब कार्बन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट में हमने दो सब्सटेंस लिए, तो यहाँ पे दो चीज़ें मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रही है, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, फिर है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस मिल करके वाटर का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो ये हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरी रिएक्शन की बात करें, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा कर दें तो वो हो जाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा कर दें तो वो हो जाती है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते थे। बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक सब्सटेंस है दैट इज ए, तो ये स्प्लिट हो जाएगा बी प्लस सी में। ठीक है, तो ये हो गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो सभी को हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक जैसे कि इसके नाम से समझ आ रहा कि ये इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। ठीक है, तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जब किसी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू करवाते हैं तो इस तरीके की डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वाटर है, जब हम वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस H2 प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन है वो किसके थ्रू हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, तो इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें थर्मल डिकम्पोजिशन की, तो थर्मल का मतलब होता है हीट। तो मतलब क्या है कि जब किसी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हीट के थ्रू होता है तब उसको हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग। ठीक है, जब हम किसी कंपाउंड को हीट करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हीट के थ्रू डीकम्पोजिशन हो रही है तो उसको हम कहेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, इसके बाद में हम देखें फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। ठीक है, फोटोलिसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग या स्प्लिट। ठीक है, तो जब किसी सब्सटेंस की ब्रेकिंग सनलाइट के थ्रू होती है, ठीक है, तब उसको हम कहते हैं फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। When decomposition is carried out in the presence of sunlight, जब किसी कंपाउंड की डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है तब इस तरीके की डिकम्पोजिशन को हम फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि AgCl है। ठीक है, जब इसमें हम सनलाइट पास करवाएंगे या फिर इसको सनलाइट में रखेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा Ag प्लस Cl2 में। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है, जो फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, इनको हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो इस रिएक्शन को हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम सेकेंड नेक्स्ट टाइप की बात करें, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो अब हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से हम समझ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट मतलब कि किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिस्प्लेस करना, उसकी जगह लेना। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास ये सब्सटेंस है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है। ठीक है, A प्लस BC। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस होगा, ठीक है, जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होगा वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस
सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है हमारे पास रिएक्टेंट है A प्लस बी सी, ठीक है, और AC प्लस बी ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो A है, ठीक है, जो A है जैसे ही BC से रिएक्ट करेगा वैसे ही जो A है होगा वो B को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। जो V है ये लेस रिएक्टिव है और A मोर रिएक्टिव है। तो जो जब A प्लस BC की आपस में रिएक्शन होगी तो जो A होगा जो मोर रिएक्टिव होगा वो B को डिस्प्लेस कर देगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, AC प्लस जो B है वो लेस रिएक्टिव है तो B जो होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसको हम और समझ सकते हैं अदर एग्जाम्पल से। देखो जैसे कि Fe प्लस CuSO4, ठीक है, Fe प्लस CuSO4 की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। अब जैसे कि जो Fe है ये मोर रिएक्टिव है और जो Cu है ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है। जब Fe CuSO4 से रिएक्ट करेगा तो Fe क्या करेगा, Cu को रिप्लेस कर देगा और Cu की जगह खुद आ जाएगा, ठीक है। तो जो Cu होगा ये रिप्लेस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको अब ये हम कैसे समझें कि कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसको हम रिएक्टिविटी सीरीज से समझ सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज से हम पता कर सकते हैं कि कौन मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है, जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं, जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं वो नीचे वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो Fe है वो Cu को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, Cu की जगह Fe आ जाता है, ठीक है। तो देखो जो Fe है वो यहाँ पे है और Cu जो है वो इसके नीचे है, तो जो Fe होगा वो Cu को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा। तो जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं और जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये याद होगी तो आप इजीली से ये रिएक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप कोई भी ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके हम और एग्जांपल्स की बात करें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की और एग्जांपल्स की बात करें, जैसे कि Zn प्लस CuSO4, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में Zn कहाँ पे है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में Zn ये रहा और Cu ये रहा, तो जो Zn है वो ऊपर है और Cu नीचे है, ठीक है। तो जो Zn होगा वो Cu की जगह आ जाएगा, Zn मोर रिएक्टिव है, Cu लेस रिएक्टिव है, तो ये Cu को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो जो Zn होगा वो Cu को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे Zn की Cu की जगह Zn आ जाएगा और बन जाएगा ZnSO4, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो भी सॉल्यूशन है तो क्या करेगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा सॉल्यूशन से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसका हम एक एग्जाम्पल समझते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये एक्सपेरिमेंट है। जैसे कि हमारे पास एक आयरन की निडल है, ठीक है, एक आयरन की नेल है, एक आयरन की कील है। जब इस आयरन की कील को हम देखो, एक हमारे पास ये CuSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने ये रिएक्शन देखी थी, जब Fe CuSO4 के साथ में रिएक्ट करता है तो Fe जो होता है वो Cu को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम इस एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हम आयरन की कील को इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे जो कि ब्लू कलर का है, वैसे ही क्या होगा कि जो सल्फेट होगा, जो Fe होता है ये मोर रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो जो Fe होगा वो Cu को डिस्प्लेस कर देगा और Cu की जगह खुद आ जाएगा, ठीक है। तो जो Fe होगा, जो आयरन की कील होगी उस पर क्या होगा, वो बना लेगा FeSO4, मतलब कि जो आयरन की कील होगी उस पर सल्फेट डिपोजिट हो जाता है, ठीक है। सल्फेट डिपोजिट होने के बाद में बचता क्या है, Cu, सॉल्यूशन में बचता है Cu, ठीक है। अब क्या है, जो आयरन की कील है उस पर सल्फेट डिपोजिट हो गया, फिर उस आयरन की कील को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो ये जो आयरन की कील है इसके ऊपर क्या है, कॉपर, इसके ऊपर क्या है, सल्फेट की लेयर डिपॉजिट हो गई, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या बचा, सॉल्यूशन में बचा केवल Cu, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम आयरन की नेल को इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो Fe होगा वो Cu को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद आ जाएगा और बना लेगा FeSO4, और उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर जो होता है वो ग्रीन हो जाता है, बिकॉज उसमें केवल कॉपर बचता है, ठीक है, कॉपर बचता है उसमें, ठीक है। आयरन की जो नेल होती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, आयरन नेल टेक नॉट फ्रॉम द
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम आयरन की कील को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा केवल कॉपर, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो क्या इसमें हमें समझना ये है कि यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो Fe है जो कि मोर रिएक्टिव है वो Cu को क्या कर देता है, Cu की जगह ले लेता है और बना लेता है FeSO4 और सॉल्यूशन में बचता है केवल कॉपर जो कि होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि इसके हम नाम से समझ सकते हैं कि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाई म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो कंपाउंड्स के बीच में आयंस के म्यूचुअल एक्सचेंज के द्वारा जो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके की रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या है कि दो कंपाउंड्स के बीच में आयंस की म्यूचुअल एक्सचेंज के द्वारा न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो कैसे समझेंगे, देख, एक हमारे पास है सोडियम सल्फेट प्लस है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम सल्फेट है प्लस है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या है, दो कंपाउंड्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, देखो कैसे होगा, जैसे कि हमारे पास Na2SO4 है। ठीक है, अब ये जो Na2SO4 होगा ये ब्रेक हो जाएगा Na2 प्लस SO4 2 माइनस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। प्लस हमारे पास क्या था, BaCl2। ठीक है, प्लस क्या था, BaCl2। ठीक है, तो BaCl2 ब्रेक हो जाएगा Ba2 प्लस और Cl2 माइनस में ब्रेक हो जाएगा। अब देखो क्या होता है कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कैटाइन और जो निगेटिव पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एनाइन। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। ठीक है, अब जो पॉजिटिव वाला होगा वो जाएगा किसके पास में, निगेटिव के पास में। ठीक है, पॉजिटिव वाला जो होगा कैटाइन वो जाएगा एनाइन के पास में और बना लेगा NaCl। ठीक है, और जो एनाइन होगा वो जाएगा किसके पास, कैटाइन के पास में। ठीक है, एनाइन जो होगा वो कैटाइन के पास में जाएगा और बना लेगा BaSO4। ठीक है, BaSO4 बना लेगा। तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हमारे पास होगा एक तो BaSO4 होगा, दूसरा NaCl2 होगा। ठीक है, इसको हम सही से लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास दो कंपाउंड थे Na2SO4 प्लस BaCl2। ठीक है, Na2SO4 प्लस क्या था हमारे पास, प्लस हमारे पास था BaCl2। ठीक है, तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो एनाइन हो, जो कैटाइन होगा वो किसके पास जाएगा, एनाइन के पास में, तो बना लेगा क्या, NaCl2। ठीक है, NaCl2, और दूसरा हमारे पास क्या बना था, BaSO4 बना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है दो कंपाउंड्स के बीच में और नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि ये देखिए BaSO4 प्लस NaCl2। ठीक है, तो इसको हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप को देखेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि अब देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन ऐड होता है। ठीक है, जो भी रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। ठीक है, तो जिस रिएक्शन में ये कंडीशन हो तो हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। ठीक है, ये होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि Cu+O2। ठीक है, Cu+O2, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है Cu में। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, Cu में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये जो होगी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, दूसरी हम देखें, यहाँ पे इसको हमने लिया है CuO+H2, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो उसको हम कहेंगे क्या, रिडक्शन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, CuO+H2 ये मिलकर क्या बना रही हैं, H2O+Cu। ठीक है, अब देखिए जैसे कि जब भी कोई रिएक्शन आपस में रिएक्ट करती है तो सबसे पहले वो अपने एनाइंस फॉर्म में आती है। जैसे कि CuO है तो ये अपने एनाइंस में आएगी। ठीक है,
तो हो जाएगी CuO+O, ठीक है। तो जो पहला जो पार्ट होता है ये कैटाइन होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये जो होता है सेकंड पार्ट वो हमेशा नेगेटिव होता है, जिसको हम एनाइन कहते हैं। और इस पे जो चार्ज होता है वो आ जाता है, जो ग्रुप्स हम जब पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल को तो उसके हिसाब से इन पे चार्ज आ जाता है, ठीक है, कि किस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, तो वही इस पे चार्ज आता है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले जो कंपाउंड होगा वो अपने एनाइन फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके बाद में रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो हमेशा नेगेटिव के पास में जाएगा, और जो नेगेटिव पार्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव के पास में जाएगा, ठीक है। अब जो H2 है इसके पास में कोई नेगेटिव पार्ट नहीं है, ठीक है, इसके पास कोई नेगेटिव पार्ट नहीं है, तो देखो जो ऑक्सीजन होगा वो पॉजिटिव के पास पे जाएगा, मतलब कि H2 के पास में जाएगा, तो बन जाएगा क्या, तो बन जाएगा H2O, ठीक है, H2O बन जाएगा। बचा क्या, केवल Cu, तो हमने Cu लिख दिया। तो यहाँ पे क्या दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं, एक तो देखिए जो Cu है, जो CuO है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, बचा क्या, Cu, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रिडक्शन, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। अब जो H2 है, यहाँ पे H2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो बन गया क्या, H2O, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे हैं, तो जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो तो इस तरीके की रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या है कि यहाँ पे रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहा है, तो दोनों का हो गया क्या, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखें, दैट इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ठीक है। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन की क्या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के, एक तो होता है कॉर्जन, दूसरा होता है रेंसिडिटी। कॉर्जन क्या होता है, जब किसी मेटल को, जैसे कि हमने देखा होगा कि जब लोहे को कहीं भी मॉइस्चर अगर मिल जाता है, मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, तो लोहे में क्या होता है, जंग लग जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्योंकि जो आयरन होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है इन दी प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एयर, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये एक क्या हो गया, डेली लाइफ का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है, दैट इज कॉर्जन। जब किसी मेटल को, व्हेन मेटल इज एक्सपोज to substance such as moisture, air, water, acid for some time, a layer of oxide is formed which weakens the metal said to be corrodes, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी मेटल को एक्सपोज करेंगे मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड में कुछ टाइम के लिए, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि आयरन है, जब इसको ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो आयरन में क्या होता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। आयरन के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जो कि जिसको हम जंग कहते हैं, जो कि उस मेटल को वीक कर देता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरॉइड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, जैसे कोटिंग, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ठीक है। तो क्या होता है, जो मेटल होता है उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लोहे पे जैसे गेट वगैरह होते हैं उन पे पेंट कर देते हैं, ताकि उस पर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म ना हो सके, ठीक है। ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है रेंसिडिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फैट एंड ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। जैसे कि अचार वगैरह घर में रखा जाता है, जब वो अचार जो होता है एयर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें बैड स्मेल आने लगती है, ठीक है। तो ये रेंसिडिटी का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी, ठीक है। इट लेड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हो गए इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ठीक है, कि हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम दो और चीज़ों की बात करें, दैट इज केमिकल रिएक्शन। देखो एक हीट, जैसे कि अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप्स देखे। अब देखो टेम्परेचर के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन को दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। टेम्परेचर के बेसिस पे रिएक्शंस को दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, दैट इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। देखो एक्जो का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है, एक्जो का मतलब होता है बाहर, थर्मिक का मतलब होता है मतलब हीट से यहाँ पे रिलेशन है, ठीक है। तो जब किसी रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है तो इस टाइप की रिएक्शन को हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। द रिएक्शन इन विच हीट रिलीज्ड अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है।
तो जब इसकी बर्निंग होगी तो यहाँ पे क्या होगा, हीट निकलेगी। ठीक है, तो जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकले तो इस तरीके की रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो देखो एंडो का मतलब होता है इन, मतलब अंदर, थर्मिक का मतलब होता है हीट। ठीक है, तो जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, अंदर जाती है, तो उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, द रिएक्शंस which requires energy in the form of heat, light and electricity is called as endothermic reaction। ठीक है,